गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम सब गोभी वर्गीय फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। गोभी वर्गीय फसल में कई फसल है, जैसे फूल गोभी, पात गोभी, काट गोभी, चाइनीज, ये सब गोभी वर्गीय फसलों के अंतर्गत है। लेकिन उसमें से सबसे पहले हम आज अध्ययन करेंगे फूल गोभी। फूल गोभी या शीतोष्ण जलवायु की फसल है। इसी फसल के लिए अधिक नमी की आवश्यकता होती है और यह शीत ऋतु में अच्छी उपजती है। ठीक है, तो इससे पहले हम डालें फूल गोभी का बोटैनिकल नेम ब्रेसिका ओलेरेसिया और वैरायटी और ट्राइटिस। इसको इसी वैरायटी से ही अलग किया जाता है। ठीक है, फैमिली या क्रूसीफेरी फैमिली का है, यानी सरसों कुल का। इसका महत्व फूल गोभी का तो मुख्य उपयोग सब्जी के बनाने में होता है, लेकिन साथ साथ इसका सब्जी के साथ साथ सूप भी बनाया जाता है। और सब्जी जो होती है मुख्य रूप से सब्जी ही है। अगर अपने यहाँ मुख्य समय में अधिक पैदावार हो जाती है तो हम ऑफ सीजन के लिए इसको सुखाकर सुरक्षित रख लेते हैं, तो ऑफ सीजन में सब्जी के लिए भी उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, जलवायु इसकी है, जैसे हमने पहले बताया, जलवायु शीतोष्ण जलवायु में होती है आवश्यकता, या अत्यधिक ठंडी को भी सहन करने की क्षमता रखती है। इसके बीजों के अंकुरण के लिए 15 से 20 सेंटीग्रेड तापमान उचित होता है। इस तापमान पर बीज अच्छी प्रकार से उग जाते हैं और साथ ही साथ उस फूल के वृद्धि के लिए, यानी जो फूल को हम कर्ड भी कहते हैं, यह काफी इंपॉर्टेंट है। फूल गोभी के फूल को क्या कहता है? कर्ड कहता है। इस कर्ड के अच्छे उत्पादन के लिए, अच्छे कलर के लिए 29 से 31 सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। अगर इससे ज़्यादा अधिक तापमान हो गया तो फूल गोभी का जो कलर होगा वह फटमैला कलर होगा और उसके स्वाद में गिरावट आ जाती है, यानी उसकी सब्जी जो हम खाएंगे वो तीखे हो जाएंगे। ठीक है, भून है आगे। भून ये इसकी भून के अच्छी जीवांश युक्त मटिया दोमट, जिसका पीएच मान 5.5 से लेकर के 6.5 हो और जहां जल निकास का उचित प्रबंध हो, ऐसी भूमि हम चुनते हैं। और भूमि के लिए हम उसमें यह भी देखते हैं नीचे मिट्टी में कोई कंकड़ पत्थर की परत ना हो। ठीक है, तो हम देखेंगे इसके लिए उन्नत किस्में क्या है। इसके उन्नत किस्मों को 4 प्रकार से निर्धारित किया गया है। बहुत अगेती किस्में, अगेती किस्में, मुख्य मौसम की किस्में और साथ साथ पछेती किस्में। बहुत अगेती किस्में जो है या 15 मई से लेकर 15 जून तक इसकी नर्सरी डाली जाती है। इसमें है अर्ली क्वारी, पंत गोभी 3, पूसा अर्ली सिंथेटिक्स। और दूसरा है अगेती किस्में। अगेती किस्में जो है ये 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक नर्सरी डाली जाती है। इसमें आपका है कल्याणपुर अगेती, पूसा कार्तिकी, पूसा दीपाली, पंत गोभी। ये आपके जितने ही सब अगेती किस्में आती हैं। तीसरा आपका है मुख्य मौसम की किस्में या मध्य समय की। यही जो होती है हम इसको मुख्य फसल के रूप में ही लेते हैं और इसी की सब मुख्य जो मौसम की किस्में हैं, इसी की पैदावार सबसे ज़्यादा होती है। इसके लिए जो नर्सरी होती है
15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक इसकी नर्सरी हम लागू होती है। तो इसके लिए पूसा अगहनी जापानी इम्प्रूव्ड, पूसा सुब्रा, हिसार 1, पूसा हिमज्योति और बीटा केसरी, इतनी इसकी जो है सभी जो होती है एक इसमें मुख्य मौसम की किस्में कहलाती है। तो अब तक तो था, हमने आपको बताया मुख्य किस्में। तो अब चौथा नंबर है आपकी पछेती किस्में। ये जो पछेती किस्में है इसकी जो नर्सरी डाली जाती है 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के मध्य डाली जाती है, ठीक है। तो उसमें है पूसा स्लोबाल 1, पूसा स्लोबाल 2, सटन स्लोबाल सिलेक्शन 7। अगला है फूलगोभी की संकर किस्में। फूलगोभी की संकर किस्में है सिंथेटिक्स 88, 89, 88, 70, 88, 71। उसमें है आगे हिमाती, स्वाति, परासित, ये जो है अधिक उपज देने वाली संकर किस्में। बात अब आती है पौध तैयार करना। पौध तैयार करने के लिए हमें पहले बीज की मात्रा, वैसे जो आगे की किस्में होती हैं इसकी जो नर्सरी डाली जाती है गर्मी के समय में डाली जाती है, तो इसके लिए बीज की मात्रा हम अधिक रखते हैं 500 से 750 ग्राम तक प्रति हेक्टेयर। पछेती किस्में जो है या मध्यमी किस्में, इसकी बीज की मात्रा 300 से 370 ग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। बात आती है पौधशाला। पौधशाला 1 हेक्टेयर फूलगोभी की रोपाई के लिए 100 वर्ग मीटर के क्षेत्र में डाली गई नर्सरी पर्याप्त होती है। हम पौधशाला का निर्माण कैसे करते हैं? हम 100 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल का खेत लेते हैं। उस खेत में हम लगभग 1.25 मीटर चौड़ी, जैसे इसमें है 1.25 मीटर चौड़ी, और उसके बाद आवश्यकता अनुसार या मान लीजिए 5 मीटर लगभग ले लेते हैं। इसी के आवश्यकता अनुसार हम क्यारियां बना लेते हैं। क्यारियां हम बनाते चले जाते हैं पूरे 100 वर्ग मीटर। और इनके बीच में जैसे 2 क्यारियां हम बनाए, इनके बीच में हम 30 सेंटीमीटर की जगह छोड़ देते हैं। 2 क्यारियों के बीच में हम 30 सेंटीमीटर की जगह को छोड़ देते हैं। और यही जो जगह होती है इसमें इस क्यारियों की सिंचाई भी की जाएगी। इन्हीं जगह से इसके हाथ से खरपतवार को निकाल लिया जाएगा। और इस साथ साथ रोग के नियंत्रण के लिए इसमें दवा का भी छिड़काव होगा। और अगर आवश्यकता से अधिक पानी अगर खेत में लगता है, इन्हीं क्यारियों से इन नालियों में पानी को निकाल दिया जाता है। इस तरीके से 2 क्यारियों के बीच में हम लगभग 30 सेंटीमीटर की जगह को रखते हैं। और साथ ही साथ इतना ध्यान रहे, ये जो क्यारियां हैं जमीन से लगभग 20 सेंटीमीटर, जमीन से लगभग 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर रही है, ठीक है। तो एक क्यारियां अगर ऊंचाई पर नहीं रहेगी तो जल जमाव की समस्या हो सकती है। इसलिए 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई अति आवश्यक होता है। इस प्रकार हम क्यारियों को बना करके लाइनों में बीज की बुआई कर देते हैं और पहले से तैयार हुई कंपोस्ट और मिट्टी के मिश्रण को लगभग 8 सेंटीमीटर की मोटाई में ऊपर से हम डाल देते हैं। और ऊपर से डालने के बाद थोड़ा मल्च के रूप में हम खरपतवारों को या सूखी घास को उसके ऊपर नर्सरी के ऊपर रख देते हैं। और जब हजारे से पानी का छिड़काव करके, हल्के पानी का छिड़काव करके हम नमी को बनाए रखते हैं। लगभग 3 से 4 से 5 दिन बाद तक बीज का अंकुरण अच्छी तरीके से हो चुका होता है।
शाम के समय उस घास, जो सूखी हुई घास हम नर्सरी के ऊपर रखे थे, वो धीरे धीरे हम नर्सरी की घास को हटाकर अलग कर देते हैं और बीज, जो अंकुरित बीज है, जो छोटा नन्हा पौधा, वह अंकुरण के रूप में आपको दिखाई देगा। लेकिन ये ध्यान रहे, कभी भी नर्सरी की जो घास, सूखी घास ऊपर है, सुबह के समय या दोपहर के समय नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो तेज धूप के कारण पौधे झुलस जाते हैं। तो हमेशा ही नर्सरी की जो घास है शाम के समय ही उठानी चाहिए, सूखी घास को। आगे है पौध की रोपाई। पौध की रोपाई हमेशा पहले से तैयार हुए खेत में लाइनों में रोपाई हम करते हैं, लेकिन शाम के समय करते हैं। शाम के समय करने का तात्पर्य है पौधे ठीक तरह से स्थापित हो जाते हैं। इनकी दूरी क्या है रोपाई करने की? अगर अगेती फसल हम ले रहे हैं तो 15 × 15 सेंटीमीटर, यानी पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर। इस तरीके से इस पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर, या इस पौधे से इस पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर, इतना हम रखते हैं। अगर यही मध्यमी किस्में हैं तो हम क्या करते हैं, 60 × 45 सेंटीमीटर रखते हैं। 60 × 45, यानी तो इसको अगर कर लिया जाए इस तरीके से, आपको बता दें जानकारी के लिए, पौधे से पौधे की दूरी 60 सेंटीमीटर, लाइन से लाइन की दूरी आपकी 45 सेंटीमीटर। इसमें देखिए 45 60, इसमें क्या है ये 60 पड़ गया, लेकिन लाइन से लाइन की दूरी वही। ऐसा इसलिए करते हैं कि अगेती फसल में वनस्पति की वृद्धि कम होती है और मध्यमी या मुख्य फसल में या पछेती किस्मों में वनस्पतिक वृद्धि ज़्यादा होने के नाते पौधे से पौधे की दूरी को थोड़ा हम बढ़ा देते हैं। साथ ही साथ जब रोपाई हम करते हैं तो जो हमारी पौध है, छोटा पौध जो हम उखाड़ते हैं नर्सरी से, उसकी जड़ों को हम जिंक के घोल में डुबोकर करते हैं ताकि पौधे में जिंक की कमी ना हो पाए। आगे आपका है खाद एवं उर्वरक। खाद एवं उर्वरक में आपका है जो आपके खेत है, हमने पहले बताया खेत को अच्छी तरह जीवांश युक्त मृदा चाहिए, उसमें आप क्या करते हैं, उस समय जो है 20 से 25 टन गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद हम मिलाते हैं और ये खाद हम रोपाई के 15 दिन पूर्व खेत की तैयारी के समय मिलाते हैं। और उसके बाद नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जो है खेत की तैयारी करते समय, यानी रोपाई के 1-2 दिन पहले हम 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास को मिट्टी में खेत की तैयारी के समय हम मिला देते हैं। सिंचाई है, सिंचाई रोपाई के तुरंत बाद एक हल्की सिंचाई करनी चाहिए, या सिंचाई बहुत ही हल्की होनी चाहिए, और फिर 4 से 5 दिन बाद फिर हल्की सिंचाई करनी चाहिए। और इसके बाद जब पौधे अच्छी तरीके से स्थापित हो जाए तो हम 14 से 15 दिन के 10 दिन से या 15 दिन के अंतराल पर हम आसानी से हल्की सिंचाई उसको करते रहते हैं। खरपतवार का नियंत्रण आगे है। खरपतवार के नियंत्रण में अगर हम जब रोपाई कर चुके होते हैं तो टोक E25 जो दवा है इसका छिड़काव हम कर देते हैं रोपाई के बाद, तो एक वर्षीय खरपतवार लगभग 45 दिन तक नहीं आते, वे उगते ही नहीं हैं। अगर हम उससे पहले भी कुछ करना चाहें तो वासालिन अंतिम जुताई के बाद, पाटा लगाने के बाद हम उसका छिड़काव कर देते हैं।
तो 1 वर्षीय खरपतवार भी इसमें नहीं होते। टोक E25 है, यह रोपाई के बाद है, वासालिन है रोपाई के पहले। ठीक है, तो अगर हम इस्तेमाल ना करना चाहें रासायनिक रूप से नियंत्रण, तो हम हैंड हो या निराई गुड़ाई करके हम खरपतवार का नियंत्रण कर लेते हैं। आगे है आपका फूल से बचाना। फूल से बचाना नहीं, फूलों को धूप से बचाना। तो इसे हम ब्लांचिंग करते हैं। ब्लांचिंग में क्या है, फूल गोभी के अच्छे ठोस कलर युक्त दुधिया कलर के फूल प्राप्त करने के लिए हम ब्लांचिंग की क्रिया करते हैं। इसमें क्या होता है कि फूल गोभी के जो नीचे की पत्तियां हैं, ऐसे उठा करके हम उसको ऊपर की तरफ से बांध देते हैं हल्का सा, तो सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट उस फूल पर नहीं पड़ता है, तो वे फूल क्या होते हैं, अच्छे होते हैं, साफ होते हैं। या फूल गोभी के कुछ पौधे को तोड़कर जब फूल आने लगे उसी फूल के ऊपर रख लेते हैं। लेकिन यह ध्यान रहे, फूल गोभी पर जो हम पत्ते तोड़कर रखे हैं, ये पत्ते 3 से 4 दिन ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, उसके बाद हटा देना चाहिए। यही क्रिया है ब्लांचिंग। अगर परिभाषित कर ले, फूलों को धूप से बचाना ही ब्लांचिंग होता है। आगे है कटाई। जो आपकी अगेती किस्में हैं, अगेती किस्में 60 से 70 दिन बाद कटाई के योग्य हो जाती हैं। और एक कटाई इसके साथ साथ यह भी देख लेना चाहिए कि कटाई के समय फूल अच्छी तरीके से गठे हुए हों और साथ ही साथ अपने एक निश्चित कलर में। आगे आपका है मध्यमी किस्में या प्रसूति किस्में भी हैं या मुख्य किस्में हैं। इसकी कटाई हम 110 दिन से 120 दिन के बाद करते हैं। अब उपज आपके आ गए हैं। उपज में है अगेती जो किस्में हैं वो लगभग 125 कुंतल उपज दे देती हैं, और जो मध्यमी है वे लगभग, इसी को मुख्य किस्में भी कहा जाता है, ये लगभग 250 कुंतल उपज 1 हेक्टेयर में प्राप्त कर लेते हैं।